हेलो गाइस, दिस इज सनी गुलवे। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो मेरे आगे के जो वीडियोस हैं उसमें मैं ऑलरेडी सप्लाई, डिमांड, इक्विलिब्रियम ये सब डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अब ये सप्लाई और डिमांड के अंदर इलास्टिसिटी क्या होता है वो हम आज देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरल मीनिंग क्या होता है इलास्टिसिटी का, कि अगर दो मटीरियल हमने लिए हैं यहाँ पे, उसमें मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो ये वाला जो मटेरियल है जो कि एक कपड़ा है वो हार्डली उसका शेप चेंज होगा, पर ये वाला जो मटेरियल है रबर, उसका शेप तुरंत चेंज हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। ये मटेरियल जो है वो इलास्टिक नहीं है, ये मटेरियल इलास्टिक है, या तो उसमें प्रॉपर्टीज है इलास्टिसिटी वाली। एक्चुअली ये सेम मटेरियल में भी अलग अलग इलास्टिसिटीज हो सकती है। जैसे कि मैं दो रबर लेता हूँ, एक थोड़ा हार्ड है, एक थोड़ा लूज है। अब ये हार्ड वाले को मैं अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूँगा तो थोड़ा स्ट्रेच होगा, पर उतना ही एक्सटर्नल फोर्स अगर मैं ये लूज वाले पे अगर लगाऊंगा तो ये ज़्यादा स्ट्रेच होगा। तो मटेरियल दोनों सेम है, पर अंदर का कॉम्पोजिशन अलग होने की वजह से सेम फोर्स अप्लाई करने पे दोनों में जो शेप चेंज है वो अलग अलग होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये लेस इलास्टिक है ऐसा बोलेंगे। और ये यहाँ पे ये मैंने गलती से कॉपी हो गया है, ये मोर इलास्टिक बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हमारे इकोनॉमिक्स में भी होता है। इसमें हमने क्या चीज़ देखी, दो चीज़ देखी। एक कोई एंटिटी थी रबर, उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया तो वो एंटिटी का शेप चेंज हुआ। ठीक है, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हम रोज़ाना कुछ क्वांटिटी खरीदते हैं और जो सप्लायर्स है वो क्वांटिटी बेचते हैं। ये एंटिटी हुई, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, प्राइस। ठीक है, तो हम अगर एनालॉजी देखें तो फिजिक्स में जो फोर्स था वो इकोनॉमिक्स में प्राइस है, ये एक्सटर्नल फोर्स है। और जैसे वहाँ पे चेंज इन लेंथ ऑफ रबर हुआ था, यहाँ पे क्या चेंज होगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड। ठीक है, तो हमारे यहाँ चेंज होने वाली एंटिटी क्या है इकोनॉमिक्स में, क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड। लोगों द्वारा खरीदी जाने वाली या तो लोगों द्वारा बेचे जाने वाली जो क्वांटिटी है वो चेंज होगी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस चेंज। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिमांड और सप्लाई वाले लेक्चर में देख चुके हैं। तो फिर से हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा था कि डिमांड और सप्लाई पे प्राइस का इफेक्ट पड़ता है, तो किस डायरेक्शन में पड़ता है सिर्फ वो देखा था। कि प्राइस और डिमांड के बीच में हमने देखा था कि नेगेटिव रिलेशन है, और प्राइस और सप्लाई के बीच में देखा था कि पॉजिटिव रिलेशन है। तो वहाँ पे सिर्फ हमने रिलेशन देखा था। अब हमें ये क्वांटिटेटिवली डिटरमाइन करना है कि अगर हम प्राइस 1% से चेंज करते हैं या x% से चेंज करते हैं, तो ये क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड कितने % से चेंज होती है। ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी का काम क्या है, आपको वो जो रिलेशन है प्राइस और डिमांड एंड सप्लाई के बीच का जो रिलेशन है वो आपको एस्टैब्लिश करके देता है इन नंबर्स। ठीक है, वो नंबर में आपको बताता है कि इनके बीच में ये कनेक्शन है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी हम दो टाइप की देखेंगे, डिमांड और सप्लाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर फैक्टर्स के हिसाब से, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स है, फोर्सेस हैं, उसके हिसाब से अलग अलग टाइप्स होंगे। सबसे पहला है प्राइस इलास्टिसिटी। हमने जब डिमांड वाला लेक्चर देखा था तब हमने ये देखा था कि डिमांड बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट था प्राइस। दूसरा था इनकम ऑफ द पर्सन, जो भी इंसान बाहर मार्केट में खरीदने जाता है उसकी इनकम भी उसकी इनकम से भी डिमांड चेंज होती है। देन सब्सटीट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स, इसका भी हमने एग्जांपल दिया था कि कैसे सब्सटीट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्स का प्राइस चेंज होता है, तो उसके ऑपोजिट वाले जो है या तो उसके साथ वाले जो कमोडिटी है उसका डिमांड कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो ये हम डिमांड के अंदर ये सारी इलास्टिसिटीज देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आप पहले फॉर्मूला पे मत जाइए, पहले खाली नाम देखिए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका मतलब क्या होगा, पहले प्राइस आप छोड़ दीजिए,
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका मतलब क्या है कि डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो चेंज होने वाली है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होने वाली है। किसकी वजह से चेंज होने वाली है, उसका नाम आगे लिखा है, प्राइस की वजह से। तो अगर ऐसा लिखा गया है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसका मतलब ये होता है कि एक्सटर्नल फोर्स प्राइस है जिसके चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होने वाली है। ठीक है, और वो कितने अमाउंट से चेंज होगी वो हमको क्वांटिटेटिवली जवाब मिलेगा इलास्टिसिटी से। इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका डेफिनेशन पहले क्या होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। अगर हम प्राइस में 1% चेंज करते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना परसेंट चेंज होगी, उसी को बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इसको हम एक रेशियो से कैलकुलेट करते हैं। हमने क्या बोला, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। तो जनरली जब भी ऐसा लैंग्वेज आता है तो विथ रिस्पेक्ट टू के बाद वाली जो चीज़ है वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाती है। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और ये हम परसेंटेज में गिनेंगे, और नीचे भी क्या आएगा, चेंज इन प्राइस, वो भी परसेंटेज में। ठीक है, अब ये परसेंटेज वाला फॉर्मूला है, उसमें से परसेंटेज हमको हटाना है तो हम क्या कर देंगे, डेल्टा क्यू परसेंटेज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, और यहाँ पे चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमको फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसका आंसर भी आपको एक नंबर में मिलेगा। ठीक है, तो ये जो आंसर मिलेगा उसमें दो चीज़ होगी, एक तो उसकी साइन होगी आगे प्लस या माइनस, और एक उसका आंसर होगा। हम आगे जब एग्जाम्पल देखेंगे यही लेक्चर में तब वो क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ये इलास्टिसिटी का, इसमें एक नंबर होगा और आगे प्लस या माइनस साइन होगा। ठीक है, हमें प्लस माइनस साइन से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल हम अभी पढ़ रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका मतलब है क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस प्राइस। तो हमें ऑलरेडी इन दोनों के बीच का रिलेशन पता है, प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये डेल्टा पी अगर पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली डेल्टा क्यू नेगेटिव आने ही वाला है, क्योंकि दोनों के बीच का रिलेशन उल्टा है, तो साइन तो नेगेटिव आने ही वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, क्योंकि हम जैसे ही ये नाम बोलते हैं ना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तभी हमारे दिमाग में आ जाता है कि भाई प्राइस है और क्वांटिटी डिमांडेड है, इनवर्स रिलेशन है, आगे साइन नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, हमें मतलब है वो आंसर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। ठीक है, तो उसके ये टाइप्स हैं, इतने आंसर हो सकते हैं। सबसे पहला, ये जो इलास्टिसिटी है उसका आंसर ग्रेटर देन 1 आता है, तो इसका मतलब ये है कि डिमांड इज इलास्टिक फॉर प्राइस। मतलब अगर आप प्राइस 1% से बढ़ाते हैं तो उसका इम्पैक्ट डिमांड पे दिखेगा, और वो प्राइस से भी ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, मतलब अगर 1% प्राइस बढ़ता है तो डिमांड 1% से कम नहीं होगी, डिमांड 1% से भी ज़्यादा परसेंट से कम होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा आंसर आता है 2 आता है आंसर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, फॉर 1% चेंज इन प्राइस द डिमांड विल डिक्रीज बाय 2%। मतलब ये तो बहुत ही इलास्टिक हो गया। ठीक है, अगर ये इलास्टिसिटी का आंसर लेस देन 1 आता है, इसका मतलब मैं 1% प्राइस चेंज करता हूँ तो डिमांड चेंज होती है पर वो 1% से कम होती है। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो प्राइस पे इतना डिपेंड नहीं करती है, प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो प्राइस पे इतना डिपेंड नहीं करती है। इसको लेस इलास्टिक या कई बार इनइलास्टिक भी बोला जाता है। ठीक है, तीसरा है E = 1, इसको बोला जाता है यूनिटरी इलास्टिक। मतलब प्राइस 1% चेंज करो, प्राइस 1% बढ़ाओ, क्वांटिटी 1% घटेगी।
वो एकदम सिमिलर होगा। जितने परसेंट से आप प्राइस चेंज करोगे उतने ही परसेंट से आपका क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा, ठीक है, इसलिए उसको यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं। और लास्ट है E इज इक्वल टू 0, मतलब ये डिनोमिनेटर में तुम कितना भी प्राइस चेंज करते रहो, ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये ऐसे प्रोडक्ट्स में होता है जो कि जिसकी लोगों को बहुत बुरी आदत होती है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जिसके बिना वो इंसान है उसको कंज्यूम किए बिना नहीं रह सकता, कोई भी गुड्स या सर्विसेज हो सकता है, उसको प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो अफोर्ड कर सकता है वो कितनी भी प्राइस होगी वो उसको खरीदेगा ही, तो वो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो अनचेंज्ड रहेगी, ठीक है। अगर पैसा नहीं होगा तो वो उधार लाके वो चीज़ करेगा, पर वो क्वांटिटी उतना ही खरीदेगा पहले जितना पहले खरीदता था, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीटली इनइलास्टिक, ठीक है। E इज इक्वल टू 0 मतलब कंप्लीटली इनइलास्टिक। ये आप फॉर्मूला से भी देख सकते हैं। ये 0 कब होगा, पी क्यू तो चलो एब्सोल्यूट वैल्यूज है, ये चेंज है, ठीक है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, तो ये चेंज की वजह से ही ये 0 हो सकता है। तो 0 कब होगा, जब न्यूमरेटर 0 होगा। तो आप नीचे प्राइस कितनी भी चेंज करो, ऊपर न्यूमरेटर अगर 0 है मतलब क्वांटिटी डिमांडेड अनचेंज है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल ही इनइलास्टिक है विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस चेंजेस, ठीक है। तो ये देखा हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ सेकंड, हाँ यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि साइन का इतना कोई वैल्यू नहीं है, साइन से खाली इतना पता चलता है कि भाई उसके बीच में रिलेशन क्या है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, ठीक है। जो मेन चीज़ है वो क्या है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये दूसरा फैक्टर है जो कि क्वांटिटी डिमांडेड पे इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे भी सेम वही डेफिनेशन आएगी, वही फॉर्मूला आएगा, खाली क्या चीज़ हो जाएगी, प्राइस के बदले अब क्या हो गया है, इनकम हो गया है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या है कि डिमांड चेंज होने वाली है, क्या चेंज होने से, लोगों की इनकम चेंज होने से। तो अगर मैं 1% इनकम चेंज करता हूँ हाउस होल्ड की, तो क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आता है। अब आपको यहाँ पे पता चल जाना चाहिए कि इसका रिलेशन जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी मतलब पॉजिटिव चेंज आता है, तो लोग जो क्वांटिटी खरीदते थे पहले उससे ज़्यादा खरीदेंगे, तो ये भी पॉजिटिव चेंज आया। तो ये डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव आएगा, डेल्टा आई भी पॉजिटिव आएगा, तो ये ओवरऑल इलास्टिसिटी पॉजिटिव ही आने वाली है, ठीक है। पर जैसे मैंने पहले बोला, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू से मतलब है। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ें जो मैंने आगे बताई है। E इज ग्रेटर देन 1 मतलब डिमांड इज इलास्टिक फॉर इनकम। अगर इनकम 1% से बढ़ती है तो लोग 1% जितना क्वांटिटी नहीं बढ़ाएंगे, 1% से भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। ये पहले का मतलब ये होता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, अगर यहाँ पे मैं बोल दूँ कि E इज इक्वल टू 2 है इसमें भी, तो इसका मतलब अगर लोगों की 1% इनकम बढ़ती है तो लोग क्वांटिटी जो पहले बाय करते थे उसमें 2% का इंक्रीज हो जाएगा। ये मॉनेटरी टर्म्स में बात कर रहा हूँ मैं। ये डेल्टा क्यू मतलब ये नंबर जो है ये कितना होगा, ये 2% बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये तो ज़्यादा ही इलास्टिक हो गया। उसका ही ऑपोजिट भी ट्रू है। अगर लोगों की ये मान लो ये E इज इक्वल टू 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर लोगों की इनकम 1% से घटती है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कितनी घटेगी, 2% से घट जाएगी। तो ये दोनों साइड पॉसिबल है। इसका मतलब ये है इलास्टिसिटी से हमें ये पता चलता है कि क्वांटिटी जो डिमांडेड है, अभी फिलहाल हम डिमांड की बात कर रहे हैं, तो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी सेंसिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ज़्यादा वो सेंसिटिव होगा, ठीक है। तो हमें इससे ये देखना है कि भाई अगर एक एक्सटर्नल फैक्टर कोई परसेंट से चेंज होता है तो ये जो हम स्टडी कर रहे हैं मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये डिमांड पे कितना फर्क आ सकता है इन बोथ द डायरेक्शंस,
ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई एक ही डायरेक्शन में हो, जितना ये रिस्क रिटर्न जैसा है। ठीक है, फाइनेंस में हम क्या करते हैं, रिस्क रिटर्न स्टडी करते हैं, तो उसमें लोग जनरली पॉजिटिव साइड ही देखते हैं कि अगर मैंने इतना रिस्क लिया तो मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ, बट उनको ये नहीं पता है कि अगर ये चाल उल्टी पड़ गई तो उतना ही पैसा आप गवा भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि 1% इनकम इंक्रीज होने से 2% क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, बट इसका उल्टा भी पॉसिबल है। अगर 1% डिक्रीज हो गया इनकम में तो डिमांड भी सामने 2% से डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नाउ इज लेस देन 1, उसका सेम मीनिंग है, मतलब जो डिमांड है वो इतनी इलास्टिक नहीं होगी विथ रिस्पेक्ट टू इनकम। अगर 1% इनकम बढ़ेगी तो डिमांड पूरी 1% से नहीं बढ़ेगी। ठीक है, E इज इक्वल टू 1, यूनिटरी इलास्टिक, 1% से इनकम बढ़ेगी तो सेम 1% से डिमांड बढ़ेगी। E इज इक्वल टू 0, डिमांड कंप्लीटली इन इलास्टिक, तुम कितना भी इनकम बढ़ाओ या घटाओ डिमांड चेंज नहीं होने वाला है, इसलिए उसको बोलते हैं इन इलास्टिक, मतलब वो जरा भी चेंज नहीं होने वाला है। ओके, तो आगे देखते हैं। अब ये तीसरा पॉइंट है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसके अंदर पहले हमने जो 2 एग्जाम्पल देखे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें क्या था, एक ही कमोडिटी थी, उसकी ही प्राइस और उसकी ही क्वांटिटी की बात चल रही थी। अब क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में हम बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स की। तो जो हमने आगे पढ़ा है सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स में, उसमें हमने देखा है कि जनरली 2 कमोडिटीज होती हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था टी और कॉफ़ी का, ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स है। फिर कार एंड पेट्रोल का, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स है। तो यहाँ पे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हम देखेंगे तब हम 2 कमोडिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो फिर से नाम पे जाते हैं, क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड चेंज होने वाली है, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से चेंज होने वाली है। पर ये आगे एक और वर्ड ऐड हो गया, क्रॉस। इसका मतलब ये है कि जिसकी क्वांटिटी चेंज होने वाली है और जिसकी प्राइस चेंज होने वाली है, ये दोनों अलग अलग कमोडिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल लेता हूँ, तो सब्स्टिट्यूट में हमने एग्जांपल लिया था टी एंड कॉफ़ी का। तो हम प्राइस एक कमोडिटी की चेंज करेंगे और उसका इफेक्ट दूसरे कमोडिटी की डिमांड में हम देखेंगे। ठीक है, जब हमने सब्स्टिट्यूट्स पढ़ा था तो मैंने क्या बोला था कि फॉर एग्जांपल टी की प्राइस बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए अब वो अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है, पर मान लो कॉफ़ी की प्राइसेस अभी भी कम ही है, तो जो लोग पहले टी लेते थे अब वो स्विच कर लेंगे कॉफ़ी को। तो प्राइस किसकी बढ़ी, टी की बढ़ी, बट उसका इफेक्ट कहाँ पे दिखा, कॉफ़ी पे। कॉफ़ी की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला तो वही रहेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी वो ऊपर आएगा और परसेंटेज चेंज इन प्राइस वो नीचे आएगा। ठीक है, पर यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ये जो बी और एम लिखा है, वो उसका मतलब क्या है, बी मैंने अज्यूम किया है टी के लिए और एम अज्यूम किया है कॉफ़ी के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ कि हम कॉफ़ी की प्राइस चेंज करते हैं। ठीक है, कॉफ़ी की प्राइस में चेंज करते हैं तो सामने ये जो टी है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फ़र्क आता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये फॉर्मूला को मैंने रीअरेंज कर लिया। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि अगर कॉफ़ी का प्राइस हम 1% से इंक्रीज करते हैं तो टी की क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंट चेंज आएगा। अब इसका आंसर जो सब्स्टिट्यूट का जो आंसर आएगा उसमें साइन कैसा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कॉफ़ी की प्राइस इंक्रीज करते हैं तो ये डेल्टा पी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो सामने टी का क्वांटिटी क्या हो जाता है, टी का क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये डेल्टा क्यू भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूट के लिए हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, नाउ
उसी तरीके से यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट्स देखेंगे। यहाँ पे मैंने गलती से आगे वाला वो लिख दिया है, ये यहाँ पे B मतलब फ्यूल है और M मतलब ऑटोमोबाइल है, ठीक है। तो ये अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला सेम वही है, मैंने B और M चेंज कर दिया है, ठीक है। तो नीचे मैंने ऑटोमोबाइल के क्या कर दिए हैं, प्राइसेस चेंज कर दिए हैं, और ऊपर हमने क्वांटिटी किसकी चेंज की है, फ्यूल की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका साइन कैसा आएगा, इसका साइन हमेशा नेगेटिव आएगा कॉम्प्लीमेंट्स का। कैसे, नीचे हमने M मतलब क्या अज्यूम किया है, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल का प्राइस फॉर एग्जांपल हम सब अज्यूम करते हैं बढ़ गए हैं, तो ये डेल्टा P क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ऑटोमोबाइल के प्राइस बढ़ गए हैं तो ऑब्वियसली लोग ऑटोमोबाइल कम खरीदेंगे, और ऑटोमोबाइल कम खरीदेंगे तो सामने जो फ्यूल है उसका कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये कॉम्प्लीमेंट्स की इलास्टिसिटी, उसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। बट फिर भी ये साइन तो पहले से ही डिसाइडेड है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी सब्सटीट्यूट हुआ तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी कॉम्प्लीमेंट हुआ तो नेगेटिव ही आंसर आएगा। बट हमें नंबर से लेना देना है, ठीक है, कि 1% कॉफ़ी की प्राइस हम यहाँ पे इंक्रीज करते हैं तो सामने टी की डिमांड कितने परसेंट से चेंज होती है, ठीक है। उसी तरीके से 1% ऑटोमोबाइल की प्राइस इंक्रीज होती है तो सामने फ्यूल कितना परसेंट से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है, ठीक है। इसमें भी सेम वही आएगा जो हमने आगे देखा था, ये वाला E की डिफरेंट वैल्यूज से हमें पता चलेगा कि प्राइस जो क्वांटिटी है ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स वो इलास्टिक है या नहीं, ठीक है। तो ये हो गया डिमांड के 3 टाइप्स। नाउ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इतना फेमस नहीं है, डिमांड का ज़्यादा फेमस होता है, क्योंकि ये कंज्यूमर बिहेवियर में वो काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। नाउ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, उसमें भी सेम ऐसा ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो हमने यहाँ पे एक सबसे पहले क्या देखा था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। उसमें नीचे क्या लिया था, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे खाली क्वांटिटी डिमांडेड के बदले क्या हो जाएगा, क्वांटिटी सप्लाइड। तो उसका आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका आंसर आएगा पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। पर उसमें हमें देखना क्या है कि 1% अगर प्राइस चेंज होती है मार्केट में तो क्वांटिटी सप्लाइड कितने परसेंट से चेंज होती है, उससे हमें पता चलेगा कि कोई भी प्रोडक्ट प्राइस के साथ कितना इलास्टिक है, ठीक है। हाँ, अभी हम स्पेशल केसेस, यहाँ पे आप दूसरे भी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे दूसरा फैक्टर हमने डिमांड में क्या लिया था, इनकम लिया था। वैसे यहाँ पे एक और फैक्टर आप कौन सा ले सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 1% चेंज आता है तो उसके साथ सप्लाई में कितना चेंज आएगा, कितना परसेंटेज चेंज आएगा, ठीक है। तो उसका भी आप एक फॉर्मूला बना सकते हैं। नाउ हम कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है, अभी हम प्राइस वाला ही ले रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जो क्वांटिटी डिमांडेड या सप्लाइड है उसको विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस ही देख रहे हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा यूज होता है। नाउ जब यहाँ पे ये फॉर्मूला में डेल्टा क्यू अगर 0 हो जाएगा तो ये इलास्टिसिटी का आंसर क्या आएगा, 0। इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइटली इनइलास्टिक या कंप्लीटली इनइलास्टिक। हमने आगे जो E के वैल्यूज देखे थे उसमें भी ये आ चुका था, E = 0। इसका मतलब भी मैंने समझाया था कि आप यहाँ पे कितनी भी प्राइस चेंज करते जाओ, मतलब कितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगाते जाओ, ये क्वांटिटी चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। हाथ से कितना भी जोर लगाओ ये रबर स्ट्रेच नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीटली इनइलास्टिक। तो ये हो गया फर्स्ट एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब
इलास्टिसिटी बिल्कुल जीरो है, इनइलास्टिक है। दूसरी एक्सट्रीम कंडीशन, मान लो 1% तुमने प्राइस में चेंज कर दिया, सिर्फ 1% या थोड़ा भी चेंज कर दिया, जो अभी नॉर्मल वैल्यू है प्राइस की उससे थोड़ा भी चेंज कर दिया, क्वांटिटी डिमांडेड इनफाइनाइटली चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में इलास्टिसिटी का, ये हम देखेंगे कि ये कब होगा, ये इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या आएगी, प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ है, मतलब चेंज तो है, मतलब नीचे की वैल्यू जीरो नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, पर ऊपर का जो चेंज है क्वांटिटी डिमांडेड या सप्लाइड जो भी है वो चेंज इनफाइनाइट, वैसे प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता बट थियोरेटिकली हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट चेंज हो गया। ठीक है, तो उस केस में ये ई का आंसर क्या आएगा, बहुत बड़ा, यानी कि इनफाइनाइट। तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइटली इलास्टिक या कंप्लीटली इलास्टिक। ठीक है, तो इसको हम ग्राफ के अंदर देखते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली में डिमांड कर्व है, पर ये डिमांड कर्व के ये कुछ अलग एग्जाम्पल्स हैं। जनरली डिमांड कर्व कैसा होता है, हमने जो सप्लाई और डिमांड के लेक्चर देखे थे उसमें हमने देखा था डिमांड कर्व जो है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या है क्वांटिटी, वाई एक्स पे प्राइस, तो डिमांड लाइन कैसी होगी, ऐसी होगी। यहाँ पे भी अगर डिमांड लाइन में ड्रॉ करूँ तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। बट आप देख सकते हैं कि एक केस के अंदर ये हॉरिजॉन्टल हो चुकी है पूरी, और एक केस के अंदर ये पूरी वर्टिकल हो चुकी है। यही हमारी दो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। मतलब पहला इनफाइनाइटली इलास्टिक, इसके लिए हमने क्या देखा था आगे की स्लाइड में, इनफाइनाइटली इलास्टिक कब होगा, व्हेन चेंज इन क्यू इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये होता है, अब मैं आपको एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करता हूं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। हाँ, मार्केट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसमें से एक मार्केट स्ट्रक्चर है परफेक्ट कंपटीशन। मतलब वहाँ पे प्राइस चेंज की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट में खरीदने वाले भी बहुत ज़्यादा है और बेचने वाले भी बहुत ज़्यादा है। तो किसी भी एक खरीदने वाले का या किसी भी एक बेचने वाले का प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मार्केट स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए याद रख लो कि परफेक्ट कंपटीशन में लोग इतने ज़्यादा है, मतलब खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों, कि किसी का भी प्राइस पे कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो मार्केट के अंदर जो प्राइस होगा वो ऐसा होगा कि जो इतनी बड़ी जो संख्या है, बोथ साइड, डिमांड साइड और सप्लाई साइड, उन दोनों ने जो अग्री किया है वही प्राइस पे हो सकता है। कोई भी एक सिंगल व्यक्ति उस प्राइस को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये पूरे मास ने डिसाइड किया है। ठीक है, तो मान लो कोई एक जैसे कमोडिटी है, कमोडिटी एक्स, उसका प्राइस मार्केट ने डिसाइड करके रखा है 100 रुपीज़। ठीक है, वो यहाँ पे मैंने पी स्टार दिखाया है, मान लेते हैं ये पी स्टार प्राइस है 100 रुपीज़, और उसी प्राइस पे पूरी जनता वो एक्स कमोडिटी खरीद रही है और जो सप्लाई करने वाले हैं वो उसी प्राइस पे एक्स कमोडिटी को बेच रहे हैं। तो इसलिए तुम्हारा डिमांड लाइन कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। इनफाइनाइट क्वांटिटी तुम खरीद सकते हो या बेच सकते हो एट ओनली दिस प्राइस पी स्टार। ये प्राइस बिल्कुल भी तस से मस नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है। अब मान लेते हैं एक नया प्लेयर अंदर ऐड होता है मार्केट के अंदर, और वो ये जो पी स्टार प्राइस है उससे कम प्राइस पे वो चीज़ें बेचना शुरू कर देता है। पहली बात तो जब परफेक्ट कंपटीशन होगा और बहुत सारे सप्लायर्स होंगे, ठीक है, तो ये जो नया आदमी आया है कम प्राइस पे बेच रहा है, वो उसको इतनी आसानी से बेचने नहीं देंगे। ठीक है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट होगा उनके बीच में, और या तो वो छोड़ के चला जाएगा या तो फिर वो भी एग्री हो जाएगा ये पी स्टार पे बेचने के लिए। ठीक है, ये जनरली प्रैक्टिकली मार्केट में होता है। पर मान लेते हैं कि उसने ये पी स्टार से नीचे की प्राइस पे लोगों को बेचना शुरू कर दिया।
क्या हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट में जितनी भीड़ है सारी की सारी बाकी के सारी दुकानें छोड़ के इसके पास आ जाएंगे जो कि पी स्टार से कम प्राइस पे बेच रहा है ना? क्योंकि पूरे मार्केट में कई दिनों से चला आ रहा है, जितने भी बायर्स और जितने भी सेलर हैं वो एक ही प्राइस पे अग्रीड है, दैट इज 100 रुपीज फॉर कमोडिटीज एक्स, और सब लोग यही प्राइस पे खरीद बेच कर रहे हैं। खाली एक एक्सटर्नल एलिमेंट आ गया जिसने प्राइस को थोड़ा चेंज कर दिया और पी स्टार से नीचे की प्राइस पे बेचना शुरू कर दिया। पूरा का पूरा मार्केट सारी दुकानें छोड़ के खाली एक ही दुकान के पास आ जाएगा जो कि कम प्राइस पे बेच रहा है। तो यही तो हुआ इनफाइनाइटली इलास्टिक। अगर थोड़ा भी उसने प्राइस चेंज कर दिया, मान लो 100 के बदले 90 भी कर लिया, पूरा का पूरा मार्केट की डिमांड शिफ्ट हो जाएगी कम प्राइस पे, है ना? तो ये क्या हुआ, पूरा हम थियोरेटिकली मान लेते हैं कि मार्केट में जो लोग खड़े हैं वो संख्या जो है इनफाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट क्वांटिटी बाय करने के लिए खड़ी है। तो क्या वो पूरी क्वांटिटी शिफ्ट होके नए जो कम प्राइस है उस पर नहीं आ जाएगी? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर थोड़ा सा भी प्राइस चेंज हुआ परफेक्ट कंपटीशन में, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इनफाइनाइटली शिफ्ट हो जाएगी दूसरे प्राइस पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये केस जो है वो कौन सा केस है, इनफाइनाइटली इलास्टिक। ठीक है, इसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट एक्स की इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये हमने पहला केस समझ लिया। दूसरा केस थोड़ा इजी है, कंप्लीटली इनइलास्टिक। ठीक है, मतलब ऐसे लोग जो कुछ क्वांटिटी जो है वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे चाहे कितना ही प्राइस हो। ठीक है, भले ही पूरा किडनी बेचना पड़ जाए पर आईफोन खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ठीक है, तो ये क्वांटिटी जो बाय द वे वो लाइटली लेना जोक था, ये क्वांटिटी उतनी ही रहेगी चाहे आप प्राइस कितना ही चेंज कर दो। आप देख सकते हैं यहाँ वाई एक्सिस पे ये प्राइसेस चेंज होंगे पर जो लोगों के द्वारा डिमांड की जाने वाली क्वांटिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, वो उतनी ही रह रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स क्या था, प्राइस, उसका ये क्वांटिटी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये डिमांड कैसी है, प्रोडक्ट मान लीजिए प्रोडक्ट वाई है, ठीक है, उसकी इलास्टिसिटी कैसी है, कंप्लीटली इनइलास्टिक। आप कितना ही प्राइस चेंज कर लो उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, नाउ अब एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। हाँ, पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, लास्ट टाइम मैंने ये डिमांड कर्व बताया था। ठीक है, नाउ अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि भाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कैसे होता है। तो मान लेते हैं एट पॉइंट बी मतलब ये वाला, इस पे प्राइस है 100 रुपीज़ और क्वांटिटी उस प्राइस पे लोग बाय कर रहे हैं 1000 रुपीज़। ठीक है, ये प्राइस है 100 रुपीज़ और उस पे लोग कितनी क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, 1000। नाउ एट पॉइंट ए ऑफ डिमांड कर्व प्राइस क्या है, बढ़ गया है, यहाँ पे 100 था यहाँ पे 150 हो गया है। ठीक है, और ऑब्वियसली प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या होगी, डिमांडेड कम होगी। अभी हम डिमांड की बात कर रहे हैं, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, 500 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, मतलब हमारा पहला इनिशियल पॉइंट मैं मान रहा हूं पॉइंट बी था, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्राइस इंक्रीज हो चुकी है, तब पॉइंट ए आ चुका है। ठीक है, तो हमने इनिशियल प्राइस क्या थी, ये प्राइस जो 100 रुपीज़ थी, अब हम प्राइस बढ़ा रहे हैं, तो हमारे रेफरेंस के लिए पहला इनिशियल पॉइंट कौन सा रहेगा, पॉइंट बी। ठीक है, और नया पॉइंट कौन सा रहेगा, ए। तो हमें ये देखना है कि हमने जो प्राइस चेंज की है फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, तो उस हिसाब से क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ये P और Q हमने फॉर्मूला आगे देख लिया है, ये वाला
P बाई क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, और ये पी क्यू की वैल्यू कौन सी लेनी है, इनिशियल पॉइंट की। तो इनिशियल पॉइंट क्या थे, P1 और Q1, जिसमें प्राइस 100 और क्वांटिटी 1000 थी। ठीक है, नाउ ऊपर आएगा चेंज इन क्वांटिटी। तो आप देख सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी कैसा हुआ है, उल्टा हुआ है, नेगेटिव हुआ है। मतलब पहले 1000 था, उससे अब कम लोग क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, दैट इज 500। तो चेंज इन क्वांटिटी -500 आएगा। और चेंज इन प्राइस वो कैसा था, 100 से 150 हुआ, तो वो पॉजिटिव था, तो वो नीचे 50 आएगा। ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी की साइन तो हमें पता ही थी नेगेटिव आएगी क्योंकि प्राइस और डिमांड है। ये कैसी इलास्टिसिटी हमें मिली, यूनिटरी इलास्टिसिटी। मतलब लोगों को, मतलब डिमांड करने वाले और सप्लाई करने वाले दोनों लोगों को ये पता चल गया कि ये जो प्रोडक्ट है जिसका हमने डिमांड कर्व देखा है, बाय द वे ये डिमांड कर्व एक ही प्रोडक्ट का होता है, तो ये जिस प्रोडक्ट का डिमांड कर्व है उसकी जो इलास्टिसिटी है वो यूनिटरी है। मतलब जितने परसेंट से आप प्राइस चेंज करोगे उतने ही परसेंट से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं। बाकी की इलास्टिसिटी जो कैलकुलेशन है वो हम जब एग्जांपल्स देखेंगे तब डिटेल में देखेंगे। नाउ अब ये लास्ट पॉइंट है, पॉइंट वर्सेस आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। पॉइंट इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, हमने जो अभी देखी ये सब इलास्टिसिटी पॉइंट इलास्टिसिटी थी। मतलब हमने इनिशियल हम पॉइंट बी पे थे, फिर हम पॉइंट ए पे गए, तो हमने इलास्टिसिटी कहाँ पे ढूंढी, एट पॉइंट ए। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, उसके अलावा एक और इलास्टिसिटी होती है आर्क इलास्टिसिटी। ठीक है, वो आर्क से आपको पता चल गया होगा कि वो खाली एक पॉइंट पे नहीं कैलकुलेट की जाती है और वो रेंज ऑफ पॉइंट्स पे कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाएगा कि पॉइंट बी पे इलास्टिसिटी ढूंढो या पॉइंट ए पे इलास्टिसिटी ढूंढो। क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि ये पूरा जो लाइन है फ्रॉम ए टू बी उसका इलास्टिसिटी क्या है, उतने पोर्शन का इलास्टिसिटी क्या है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे आर्क इलास्टिसिटी। तो उसका डेफिनेशन क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिमांड फॉर अ रेंज ऑफ पॉइंट्स ऑन सप्लाई और डिमांड कर्व। ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट नहीं होंगी, वो एक रेंज ऑफ पॉइंट्स के लिए कैलकुलेट होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा ही चेंज होगा। यहाँ पे हम क्या लेते थे पहले, P बाई क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, और ये P क्यू क्या लेते थे, इनिशियल पॉइंट्स लेते थे। ठीक है, अब ये P और Q इनिशियल पॉइंट्स नहीं लेना है, ये जो पूरी लेंथ है उसका एवरेज लेना है। ठीक है, या तो जो भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है उसका एवरेज लेना है। तो जो हमने आगे एग्जांपल देखा था ये वाला, पॉइंट P1 पे ये प्राइस क्वांटिटी थी, पॉइंट P2 पे ये प्राइस क्वांटिटी थी। ठीक है, अब हमें पॉइंट के बदले आर्क इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी तो वैसा ही रहेगा जैसे आगे था, बट यहाँ पे पी क्यू के बदले एवरेज पी और एवरेज क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज पी क्या होगा, 150 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, और एवरेज क्यू क्या आ जाएगा, 1000 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 2। तो ये एवरेज पी एवरेज क्यू रखोगे तो आपको आर्क इलास्टिसिटी क्या मिलेगी, 1.67। ठीक है, तो ये डिफरेंस था पॉइंट और आर्क के बीच में। ये इक्विलिब्रियम के, डिमांड सप्लाई कर्व के और इलास्टिसिटी के हम और थोड़े एग्जाम्पल देखेंगे, जिसके लिए मैं पूरा अलग से ही वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ओनली फॉर एग्जाम्पल्स, तब हम इसको और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।